हाँ जी, दो और चीजें थी इसके अंदर जो इसके बेसिकली हमने क्या देखा था कि इसके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स के अंदर 2 पॉइंट आए थे, नंबर 1 इज कंसिडरेशन और नंबर 2 इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इन दोनों पॉइंट को और फटाफट से देखते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट है सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। तो हमने डेफिनेशन में देखा इसका कि भैया उसके अंदर कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उसी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था कि कुछ एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जहां पे अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा। कंसिडरेशन की मीनिंग क्या थी वो हमने अलग से पढ़ लिया था, उसकी बात भी यहाँ पे आएगी, लेकिन हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन होना चाहिए इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और किस तरीके से उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता था। तो उसके अंदर में 2 पॉइंट देखा था कि पेमेंट हो सकता है या फिर मतलब मॉनेटरी वैल्यू में भी कोई पेमेंट मिलेगा तो भी चलेगा, और अगर कैश में पेमेंट मिलेगा तो भी चलेगा। और फिर हमने क्या देखा था कि भैया रिसिपिएंट से मिले या किसी थर्ड पर्सन से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी आपका कंसिडरेशन कहलाएगा। और क्या देखा था कि सब्सिडी अगर मिलेगी इससे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से तो वो आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी जो हमने पीछे देखी हुई थी, एक बार फटाफट से देखते हैं यहां पे क्या कहते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन इज पेमेंट। ये कंसिडरेशन का सिंपल सा डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि भैया पैसे आने चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ मनी। ये भी हमें पता है कि भैया जरूरी नहीं है कि फॉर्म ऑफ मनी हो, ये हमारा बार्टर भी होता है, तो इस केस में हम कंसिडरेशन लेके चलते हैं। इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, इट कवर्स एनीथिंग व्हिच might be possible, done, given or made in exchange for something else. Further, a consideration need not always flow from the recipient. जरूरी नहीं है कि जो recipient है, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, जिसको सामान दे रहे हैं, उसी से पैसा आए, ऐसा जरूरी नहीं है। It can also be made by a third person. फिर हमने देखा था कि any subsidy given by central or state government is not considered as consideration. फिर डिपॉजिट की एक पॉइंट देखा था। डिपॉजिट का पॉइंट क्या देखा था कि अगर हम किसी को डिपॉजिट देते हैं अपने ट्रांजैक्शन के कोर्स में तो उस केस में वो डिपॉजिट आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाता अनलेस कि जो सप्लायर है उसको एज अ पेमेंट अप्लाई कर ले। ठीक है, तो डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। उस पैसे को वो पेमेंट की तरह ट्रीट कर लेगा, तब तो काम चल जाएगा। फिर कंसिडरेशन के लिए कह रहा है कि भैया डेफिनेशन पढ़ लो। हम पढ़ चुके हैं कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, क्या था, देखो कैसे समराइज किया। तो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई, पेमेंट मनी में हो या फिर किसी और मोड में हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे बढ़ेंगे तो क्या है कि डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट जो है वो पेमेंट में कंसीडर किया जाएगा। कब? इन जनरल तो नहीं किया जाता, लेकिन कब किया जाएगा? ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। जब सप्लायर जो होगा वो उसको एज अ पेमेंट अप्लाई कर लेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन, तब उसको हम मान लेंगे, अदरवाइज हम उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करते। अच्छा जी, जो मनी अदरवाइज वाला है ये किससे मिलना चाहिए? तो बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। रिसिपिएंट से मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो ये भी आपको रिसिपिएंट से मिले चाहे किसी और से मिले कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूड क्या हो जाएगा आपका? वो सारी सब्सिडी जो मिलती है किससे? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर 2 बहुत प्यारे चीजें हैं, जिसके अंदर से जो पहला पॉइंट है ना, ये आपका रीसेंट अमेंडमेंट है। ये वाला जो डोनेशन वाली बात कह रहा है, दिस इज द रीसेंट अमेंडमेंट। ये आपका क्या है? बहुत लेटेस्ट, मतलब कह लो कि पिछले वाले टर्म में ही अमेंडमेंट आया था, और इसलिए ये हाईलाइटेड भी इसमें लिखा हुआ है, मतलब बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है डोनेशन वाले पॉइंट को। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। तो देखो क्या कह रहा है, लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 2 सिनेरियो। ये 2 सिनेरियो की बात कर रहा है और दोनों में कह रहा है कि कंसिडरेशन का क्या महत्व है। नंबर 1, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन दे रहा हूं और मुझे उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा तो क्या है वो? अगर मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन दे रहा हूं एज ए इंडिविजुअल डोनर और मुझे उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा तो क्या है वो? तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे उसके बदले कुछ मिल रहा होगा तो क्या माना जाएगा? सप्लाई। कुछ मिलने का क्या मतलब है? तो देखो जनरली इसमें जो एग्जांपल है वो क्या दिया गया है कि हम जब किसी को डोनेशन देते हैं तो वो श्रद्धा भाव में क्या करता है कि हमारा नाम का एक प्लेट बना के चिपका देता है। या सपोज करो आपने किसी मंदिर के अंदर कोई मूर्ति की स्थापना करवाई तो उसके नीचे लिखा जाता है सौजन्य से श्री 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 करके उसका नाम डाल देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो अगर उसने एज अ श्रद्धा भाव को नाम किसी का लिख दिया तो उससे क्या मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है? डिपेंड करता है बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मेरा नाम लिखा गया तो वो एक तरीके से ये संकेत जा रहा है कि हाँ भैया इस प्राणी ने ये काम करवाया है, इसके अंदर चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे बिजनेस का नाम जा रहा है और उससे वो एक प्रकार की मुझे पब्लिसिटी मिल रही है,
एडवर्टीजमेंट मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि उसके अंदर एसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या है, मतलब मैंने किसी को डोनेशन दिया और उसने अगर मेरा नाम या मेरे बिजनेस का नाम या मेरी कंपनी का नाम वहां पे चिपकाया और उससे किसी भी प्रकार की अगर मुझे पब्लिसिटी काइंड ऑफ बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आपका कंसिडरेशन हो जाएगा और जो आपने डोनेशन दिया वो सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो उस केस में वो आपका डोनेशन जो होगा वो सप्लाई नहीं होगा। समझ में आती है बात? बाकी भी पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। मतलब क्या हुआ कि मैं एक पेंटर हूं, मैंने एक पेंटिंग बनाई और मैंने गैलरी वालों को दे दिया कि लो जी इसको एग्जीबिशन में चिपकाओ, लगा लो। उनका एग्जीबिशन चल रहा था, उन्होंने मेरी पेंटिंग टांग दी, तो क्या मैंने अपने पास से कुछ चीज ट्रांसफर करी? क्या मुझे कंसिडरेशन में कुछ मिला? नहीं मिला। तो क्या ये जो है वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये एक एक्सक्लूसिव केस है। क्यों? ये सप्लाई तब माना जाएगा जब एक्चुअल में उस गैलरी से वो पेंटिंग बिकेगी, तब मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा और तब वो अमाउंट जो होगा वो क्या माना जाएगा? सप्लाई। टिल देन जब तक मेरी वो पेंटिंग उस गैलरी में लटकी हुई है, उसको कोई नहीं खरीद रहा, ऑल्दो यहां से ट्रांसफर तो हो गया लेकिन वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है, कंसिडरेशन यहां पे नहीं मिला और कंसिडरेशन यहां होना एसेंशियल। क्लियर है? इन दोनों चीजों को देखना है डीपली, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सिनेरियो। नंबर 1, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग। मतलब ऑब्वियसली बात है, डोनेशन दिया तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए था, वो नहीं है, तो यहां पे कंसिडरेशन का फीचर आपका फुलफिल नहीं हो रहा। Donations received by the charitable organization are treated as consideration only if there exists quid pro quo। अगर ये होगा तभी वो आपका जो होगा सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। That is, there is an obligation on part of the recipient of donation or gift to do anything, supply of service। मतलब मैंने किसी को अगर पैसे दिए तो उसने क्या मेरे बदले कुछ किया, मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए जी, जनरली institutions such as religious institution, charitable organization, schools, hospital, orphanage, old age homes, etc. receives financial help or any other support in form of donation or gift from the individual donors। होता है ऐसा? अच्छा जी, in order to express the gratitude towards such help support, the recipient institution place a name plate or similar such acknowledgement इन देयर प्रीमाइसेस। अपनी प्रीमाइसेस के अंदर उसका नाम प्लेट लगा देते हैं या कुछ भी और चीज कि अपने पिताजी के याद में, दादाजी के याद में, कुछ भी इस टाइप की किसी प्रकार की एक्नॉलेजमेंट उन्होंने चिपका दी। ठीक है सर, आगे व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन द रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशंस प्रीमाइसेस इन सच अ मैनर व्हिच कैन बी सेड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड इज नॉट एम्ड at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising or promotion of his business। मतलब वो इस तरीके से लगे कि भैया वो एज अ ग्रेटिट्यूड है, श्रद्धा भाव में भैया किसी ने दिया तो उसका नाम लिया जा रहा है कि हाँ भैया इन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी, इस भाव में चलेगा। लेकिन वो इस भाव में नहीं होना चाहिए कि किसी का एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन हो रहा हो। आगे then it can be said that there is no supply of service for consideration in form of donation। मतलब कि डोनेशन के बदले उसको कुछ नहीं मिल रहा है वहां से। In other words, there is no obligation quid pro quo on part of the recipient of the donation or gift to do anything। Therefore, there is no GST liability on such consideration। Examples देखो और क्लैरिटी आएगी। मोटा मोटा समझ में आ रहा है? देखो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें उससे कुछ एडवर्टीजमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बट कुछ ऐसे एक्टिविटीज होंगी जहां से आपको पता लग जाएगा कुछ एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फाइनेंशियली कोई भी हेल्प हो रहा हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ काइंड में कि उसने कुछ ऐसा आपके बिजनेस का नाम लिख दिया या और कुछ आपके बिजनेस के फीचर्स चिपका दिए, कुछ इस टाइप की कोई भी पब्लिसिटी कर दी जो कि एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, आपका डोनेशन, और वहां से जो आपको सर्विस मिल रही है वो आपका सप्लाई मान लिया जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। करभूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगनिष्ठ संस्थान, a charitable yoga institution। योगनिष्ठ संस्थान printed underneath the blackboard so donated good wishes from Mr. भूषण। ये उन्होंने चिपकाया। क्या ये क्या लग रहा है आपको कि ये डोनेशन है या सब कंसिडरेशन माने इसको? ये तो डोनेशन ही है, इसमें कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट तो हो नहीं थी, बस उसने नीचे उसके चिपका दिया ब्लैक बोर्ड के अंदर कि गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, तो कोई इसमें एडवर्टीजमेंट वाली एक्टिविटी दिख नहीं रही। अगला देखो, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेंपल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। ठीक है सर, द टेंपल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेंपल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड क्या डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। ऑन द
लोअर फ्लोर ऑफ द रूम, इस टाइप से कुछ लिखवा दिया गया। तो क्या ये एडवर्टीजमेंट लग रही है? ये भी एडवर्टीजमेंट आपको नहीं लग रही, एक सिंपल सी ग्रेटिट्यूड है। In above examples, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या उसके बिजनेस का नाम है, क्या कंपनी का नाम है, ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है of the donor which otherwise would have got advertised. मतलब इसको आप ऐसे सोचो कि क्या कोई पैसे खर्च करके ये नाम लिखवाएगा कहीं पे? मतलब कि कुछ ऐसा लिखा है जिसको आपको ऐसा रिलेट करना है कि इस चीज के लिए उसको कहीं पे पैसे देने पड़ते हैं अगर कहीं पे लिखवाना होता तो, और ये चीज यहां लिखी हुई है जिसके लिए उसने डोनेशन दिया, तो मतलब ये एक प्रकार का क्या है? कंसिडरेशन है। मतलब कि कोई ये चीज लिखना चाहेगा कि भैया डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी, इस टाइप का कोई बोर्ड लगा के कहीं घूम रहा हो या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करा रहा हो, नहीं कराएगा ना। तो ये इस प्रकार से लग रहा है कि ये उसने कोई ऐसी एक्टिविटी उसको वहां से मिल रही है जो कि एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म ही नहीं है, जिसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करता, तो वो एक काइंड ऑफ डोनेशन ही है। नाउ द जीएसटी इज नॉट leviable where all the following three conditions are satisfied. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जीएसटी आपका नहीं लगेगा। देखो ये कब आया है, नीचे देखो लिखा है सर्कुलर नंबर दिस जीएसटी डेटेड 11/10/2019, ये तब की अमेंडमेंट है। गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। पहला एसेंशियल क्या होना चाहिए कि गिफ्ट या डोनेशन जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, जो पेमेंट आप दे रहे हो वो लगना चाहिए कि भैया वो उसके अंदर गिफ्ट या डोनेशन का कैरेक्टर फुलफिल हो रहा है। एंड पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, दैट इज इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन, मतलब श्रद्धा भाव में आपने पेमेंट करी है, आपको उससे कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो कमर्शियल नेचर का, एंड नॉट एडवर्टीजमेंट, तो उस केस में जो डोनेशन होगा ये आपका क्या माना जाएगा? काइंड ऑफ डोनेशन, नॉट कंसिडरेशन। क्लियर? नाउ दूसरा था आर्ट वर्क वाला, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि भैया जब तक वो गैलरी से जो आपकी पिक्चर्स है वो सेल नहीं हो जाती, उसके बदले आपको कंसिडरेशन नहीं मिलता, टिल देन वो क्या माना जाएगा आपका? अरे डोनेशन यहां से आ गया, टिल देन वो क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। गैलरी से कोई पैसा नहीं मिल रहा, दैट मींस ये आपका सप्लाई में कवर नहीं होगा। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेदर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, where it is exhibited for supply. However, no consideration flow from the gallery to the artist when the artwork is sent to the gallery for exhibition and therefore the same is not a supply. मतलब कि जब हमने गैलरी में दिया for the purpose of exhibition तो तब वहां से कोई पैसा हमें नहीं मिला, आर्टिस्ट को कोई पैसा नहीं मिला, तो अगर कंसिडरेशन वहां से कुछ आई नहीं रही तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। आगे, it is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery, मतलब किसी खरीदने वाले ने उसको सेलेक्ट किया, खरीद लिया, that the actual supply take place and applicable GST would be payable at the time of such supply. उस टाइम पे आपको GST देने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज देने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? नाउ ये देखो खूबसूरत सी पिक्चर क्या बता रही है आपको, कह रही है क्या? एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है बिना कंसिडरेशन के तो वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाती। लेकिन क्या एक्सेप्शन है इसका? एक, कौन सा? शेड्यूल 1 unless it is deemed to be a supply, unless कि उसको हम मान ले जबरदस्ती की नहीं चाहिए सप्लाई होगी, किस शेड्यूल के अंदर? शेड्यूल 1 के अंदर, तो उस केस में माना जाएगा। अदरवाइज कंसिडरेशन इज द एसेंशियल पैरामीटर, उसके बगैर आपका सप्लाई नहीं हो सकता। नाउ दूसरा पैरामीटर क्या था हमारा? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या था? इसके अंदर का एक्सेप्शन क्या था याद है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो उसके अंदर हम बिजनेस में देखेंगे, अगर किसी ने सर्विस इंपोर्ट किया तो वहां पे जीएसटी तो उसका लगेगा, सप्लाई तो माना जाएगा। चलिए जी, तो जीएसटी इज एन एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली बात, फर्दर ऑफ बिजनेस को क्या समझ पा रहे हो आप कि बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए आपने कोई काम किया तो वो आपका सप्लाई में कवर होता है, अदरवाइज नहीं होता। मतलब क्या वो बिजनेस से रिलेटेड थी कमर्शियल, जो अपने एग्जांपल लिया था कि कोई पर्सनली कार बेच रहा है, पर्सनल कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपका कमर्शियल पर्पस नहीं है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां पे इसकी कोई बात नहीं होती है। किसकी बात होगी? जब वो इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तभी। ठीक है, हेंस ओनली दोज सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स or furtherance of business qualify as supply under GST. Resultantly, any supply made by individual in his personal capacity, अगर कोई भी सप्लाई किया गया है किसमें? पर्सनल कैपेसिटी में, do not comes under the ambit of GST unless they fall with the definition of business. अब ये क्या हुआ
कि भैया जो भी आप पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हो वो आपका जीएसटी में कवर नहीं होगा अनलेस कि जो आपकी कैपेसिटी है वो बिजनेस की कैपेसिटी बन जाए। बिजनेस की डेफिनेशन हमने पीछे छोड़ी थी, यहाँ पे रेलेवेंट डेफिनेशंस थे वहां पे दिए हुए, वहां पे अपने बिजनेस की डेफिनेशन नहीं पढ़ा था। बिजनेस की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा। क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा उसके अंदर कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एनजीओ बेसिक क्यों ना चला रहे हो, कोई वोकेशनल एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हो। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, एज अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्या कि बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी मानने के लिए ये देखना जरूरी नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब क्या हुआ कि पूरे साल तक एक दुकान खोल के बैठा रहा, पूरे साल तक उसका कुछ नहीं, उसने कोई सेल नहीं किया या कोई सर्विस नहीं दी, सिर्फ एक सर्विस दी, तो क्या वो कॉमर्शियल सर्विस मानी जाएगी, क्या वो बिजनेस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती। कोई कहता है जी मैं नॉर्मली तो जॉब करता हूं और कभी कभी पेंट बना के, पेंटिंग करके उसको गैलरी में भी लगवा देता हूं, तो क्या वो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। कि जैसे आपने पेंटिंग बना के उसको गैलरी में चिपकाया तो वो क्या बन गया, आपकी एक कॉमर्शियल एक्टिविटी बन गई, बेशक पूरे साल में आपने एक ही पेंटिंग क्यों ना बनाई। ठीक है, तो जो आपकी मेन इसका कॉन्स्टेंट है वो क्या है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करनी है। वो एक्टिविटी अगर कॉमर्शियल नेचर की होगी, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा, तो वो आपका बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। देखो जरा क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमें क्या समझना पड़ेगा, बिजनेस को। अगर हमें ये समझना है कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, तो उसके लिए पहले क्या समझना पड़ेगा कि बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस की डेफिनेशन कहां डिफाइन की गई, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। देखो जी क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, ईटीसी, वेदर और नॉट अंडरटेकिंग फॉर अ मॉनेटरी बेनिफिट। अगर आपने कोई एक्टिविटी ऐसी भी करी जिसको आपको मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो भी आपका क्या माना जाएगा, वो सप्लाई में कवर होगा, मतलब बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी फिर वो सप्लाई के अंदर आपको शेड्यूल 3 के अंदर उसकी एग्जम्पशन दे दी जाएगी, भैया किसी ने ऐसी एक्टिविटी की विच इज नॉट फॉर द बेनिफिट पर्पस, या वो सोशल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम हटा देते हैं। वो शेड्यूल 3 जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट फिलहाल वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। ठीक, देखो जी क्या डायग्रामेटिकली बताया गया है, तो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, ईटीसी, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। इसके आगे बढ़ो, एनी एक्टिविटी incidental ancillary to it, any activity of the same nature even if no volume, या फिर कोई कंटिन्यूटी ना हो। ध्यान दो इसको कि भैया कोई भी ट्रेड कॉमर्स कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करोगे, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि अगर कोई प्रोफेशनल है और अपनी सर्विसेज देता है, एडवोकेट अपनी सर्विसेज देता है, तो उससे एंसिलरी वर्क वो क्या कर सकता है कि वो एक लैपटॉप परचेज करता है, तो क्या वो सप्लाई का पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल वो सप्लाई उसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो कोई मैं कोई एक्टिविटी करता हूं और उसके रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी, मैं यहाँ पे अगर टीचिंग कर रहा हूं और मैं इस टीचिंग पर्पस के लिए मैं ये पैड परचेज किया, तो क्या वो पैड मेरे सप्लाई का पार्ट होगा कि नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, क्योंकि वो एंसिलरी टू दैट एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी मैं कोर एक्टिविटी कर रहा हूं उससे वो मिली जुली एक्टिविटी है और उसकी मदद से मैं वो काम कर पाता हूं, तो वो सारी चीजें भी आपका क्या पार्ट हो जाएंगी, बिजनेस के अंदर कवर हो जाती है एक्टिविटीज में। और उसके बाद क्या कह रहा है दूसरा कि भैया उसमें आपको ये नहीं देखना कि कितना वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी है, एक बार करता हूं 10 बार करता हूं उससे मतलब नहीं होता, आप एक ही बार क्यों ना करो तो भी वो आपका इसके अंदर कवर होगा। आगे, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एग्जांपल अभी हम ले रहे थे कि कोई भी आप सप्लाई या एक्विजिशन करते हो गुड्स का, चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, वो भी आपका इसका पार्ट बनेगा। मतलब कि मैं सपोज करो मैं बेचने का काम करता हूं, लेकिन मैं इसके लिए भी कोई सर्विस अगर किसी से ले रहा हूं, अपने सीए से कोई सर्विस लेता हूं, एडवोकेट से कोई सर्विस लेता हूं, तो क्या वो मेरे बिजनेस का पार्ट है कि नहीं है। अगर मैं पेन बेचने का काम कर रहा हूं लेकिन मैं अपने दुकान के अंदर सपोज करो कोई मशीन लगाता हूं जिससे कि पेन बनाया जाता है, या फिर कोई फर्नीचर का काम कराता हूं, तो क्या वो मेरे एक्विजिशन ऑफ गुड्स का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कैपिटल गुड्स का तो बनेगा। ऑल्दो एसेट्स है लेकिन वो मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए वो उस बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट या क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो वो भी चीजें हो जाएंगी, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, तो उसके भी पर्पस के लिए अगर आपको कोई एक्विजिशन करना पड़ रहा है, चाहे सर्विस का हो चाहे कैपिटल गुड्स का हो, तो वो भी आपके बिजनेस का पार्ट होता है, इंक्लूड होता है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो कि क्लब मेंबर्स वगैरह देते हैं, मतलब क्लब वाले मेंबर्स को अपने देते हैं, लाइक जिम फैसिलिटीज हो गई, स्विमिंग की फैसिलिटीज हो गई, इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है तो वो भी आपका क्या है, बिजनेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, ये वही चीज होगी कि किसी प्रीमाइसेस में आप हॉर्स राइडिंग करने के लिए एडमिशन ले रहे हो कहीं पे, ठीक है ना,
आप कोई और एक्टिविटी को प्ले करने के लिए आप क्रिकेट क्लब के अंदर एडमिशन ले रहे हो या इस टाइप की कोई भी एडमिशन ले रहे हो किसी भी प्रोमाइसेस को एक्सेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो भी आपका क्या होगा, बिजनेस का पार्ट माना जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो। ठीक, आगे सर्विसेज एज टू होल्ड ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन, मतलब कि किसी के ऑफिस को होल्ड करने की सर्विसेज है, मतलब कि आपका कोई ऑफिस है उसमें आप एज अ पार्टनर अगर किसी को एंगेज कर रहे हो या फिर एज अ आर्टिकल किसी को एंगेज कर रहे हो तो वो भी आपका किसका पार्ट बनेगा, बिजनेस का ही पार्ट बनेगा। एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर और अ लाइसेंस टू बुक मेक और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेक इन सच क्लेम, इसको भी देखते हैं, टोटलाइजर का मतलब भी समझेंगे। एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, तो वो भी आपका बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटीज की कौन सी बात कर रहा है, ऑल्दो इन एक्टिविटीज को वहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया था, याद आ रहा है, जहां पे गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज टाइप की एक्टिविटीज में एंगेज होती है कि पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम करती है, उसको वहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन सारी चीजों को एक्सक्लूड नहीं किया गया। जब आप उसके अंदर जाओगे और तो आपको पता लगेगा कई सारी गवर्नमेंट ऐसी भी एक्टिविटीज करती है, लाइक जो पीएसयूज के थ्रू सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं, वो कुछ ऐसी भी सर्विस होती है जो कि आपके टैक्सेबल होती है, लाइक आपको टेलीफोन की सर्विस मिल रही है अगर बीएसएनएल से, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। आपको ऑयल मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है, लेकिन क्या वो होगा सब, क्या बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो क्या वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस टाइप की चीजें ऑल्दो गवर्नमेंट्स के द्वारा ही मिल रही है। अब जो रेस क्लब वाली बात हुई उसके अंदर देखो क्या इंक्लूड किया गया है, जनरली क्या होती है जो इस टाइप की रेस बिडिंग वगैरह होती है या अब उसके ऊपर आप कह लो बैटिंग वगैरह करते हो, तो उसके अंदर एक इक्विपमेंट का यूज होता है जिसको हम कहते हैं टोटलाइजर। एक कंप्यूटर डिवाइस है जो बेसिकली सारी बैटिंग को एक्यूमुलेट करता है, फिर कौन जीता नहीं जीता उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये लोग जीते, इनका जो हारे उनका पैसा उन जीतने वाले के पास चला जाएगा, और बीच में अपनी कमीशन को डिडक्ट करता है, जो एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी कमीशन को भी काटता है। तो टोटलाइजर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर डिवाइस है जो कि इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है कि किन किन लोगों ने किस किस के ऊपर बैट किया, कौन एट द एंड पे रिजल्ट आने के बाद जीता, कौन हारा, किसका पैसा कहां कैलकुलेट होकर जाएगा और उसमें से कितना कमीशन काट के जो उसको मैनेज कर रहा है उसको मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटी को कौन कर रहा है, टोटलाइजर। तो वो रेस का हो, हॉर्स रेस का हो या किसी और एक्टिविटीज का हो, वो सारा कुछ भी आपका बिजनेस के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। नाउ आगे क्या कह रहा है, thus business includes any activity transaction which is incidental or ancillary to any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager मतलब बैटिंग वगैरह और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। तो क्या कह रहा है कि भैया ये जो मोटा मोटा कीवर्ड यहां इसने यूज किया, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, इस सभी कोई भी एक्टिविटी और इससे रिलेटेड, इससे एंसिलरी एक्टिविटी जितनी भी होगी वो सारा क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा, और उसके इन द कोर्स या फर्दरेंस होगा तो वो आपका सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक। In addition, any activity undertaken by central government or a state government or any local authority in which they are engaged as public authority, ये इसके एडिशन बात कर रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी एक्टिविटी भी है जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज वगैरह कर रही हैं तो वो भी आपका बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। shall also be constituted as a business for any trade, commerce or any other similar activities to qualify as a business। frequency, कितनी बार वो एक्टिविटी हो रही है, वॉल्यूम, continuity, regularity of such transaction is not a prerequisite, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, कितनी वॉल्यूम में कर रहा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अगर वो एक्टिविटी हो रही है जो कि ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो पूरे साल में एक ही फोन बना रहा है तो भी वो आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी ही माना जाएगा, बिजनेस ही माना जाएगा। कितनी वॉल्यूम में कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, उसको मैटर नहीं करेगा। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई मेड नॉट मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। बताओ जी, आपको पहचानना है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। ऋषभ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, कार खरीदी भाई साहब ने, एंड आफ्टर अ ईयर सेल इट टू अ कार डीलर। बताओ, इतने से बताओ क्या लग रहा है, ये बिजनेस एक्टिविटी है? ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसकी पर्सनल एक्टिविटी है। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट बिकॉज द सेड सप्लाई इज नॉट मेड बाय ऋषभ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस से रिलेटेड कहीं भी नहीं है। अगला, मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड gold bangles and earrings to Abhushan jewelers. Sale of old gold jewelries by an individual to jewelry will not constitute a supply as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business of the individual। ये भी सेम चीज हो गई कि आप घर की ज्वेलरी वगैरह अगर बेच रहे हो, that is not a kind of business activity। अच्छा, ये जो चीजें हैं कहां से उठाई गई हैं, ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट है हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट, उसके जो फैक्ट्स होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उससे उठाए हुए एग्जांपल है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर ऐसी नहीं है। नाउ वोकेशन वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीछे आपने देखा होगा ट्रेड,
प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर के साथ साथ एक वर्ड था वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या हुआ, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया कोई नॉर्मल बंदा अपने काम में बिजी रहता है लेकिन समहाउ वो स्पेयर टाइम निकाल के कोई एक्टिविटी करता है, तो वो वोकेशनल एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल देखो, कह रहा है क्या, सुंदरम आचार्य फेमस एक्टर है भाई साहब, लेकिन इन्होंने पेंट किया सम पेंटिंग एंड सेल देम, पेंट किया और उसको उसके बाद बेच दिया। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, अ काइंड ह्यूमन। ठीक है, कह रहा है कि भैया जो उससे पैसा मिलेगा वो हम डोनेशन दे देंगे किसी ट्रस्ट को जिसका नाम है काइंड ह्यूमन। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय एक्टर क्वालिफाई एज सप्लाई, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो ये सप्लाई माना जाएगा। बंदा एक्टर है, पेंटिंग से कोई लेना नहीं, एज अ वोकेशनल एक्टिविटी उसने पेंट किया, उसने कहा कि भैया इसको बेचने का जो भी पैसा आएगा उसको मैं डोनेट कर दूंगा। वो तुम डोनेट करो ना जो मर्जी करो, पर बिकेगा और पैसा आएगा, बिकेगा और पैसा आएगा, वो पैसा डोनेट होगा वो अलग बात होगी, लेकिन जो बेच के पैसा आ रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है, चाहे वो वोकेशनल एक्टिविटी क्यों ना हो। ठीक है, ये नीचे उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है, इसको यहाँ पे पढ़ने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि भैया एक बेसिक माइंडसेट लोगों का क्या होता है कि भैया हमें ये देखना पड़ता है कि भैया किसी ने एक ही फोन तो बेचा है, ये बिजनेस कैसे हो सकता है, किसी ने 1 लाख का ही तो काम किया या 50,000 का ही तो काम किया, ये कैसे हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, ये सारी चीजें नहीं देखनी होती, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है किसने, हमारे सीबीआईसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। नाउ अगला एग्जांपल देखो, एक और, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन, क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर्स को, और उसके लिए वो क्या ले रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है। तो क्या ये सप्लाई होगा, नहीं होगा, तो ऊपर हमारे डेफिनेशन के अंदर था कि ये भी हमारा बिजनेस में इंक्लूड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये बिजनेस में इंक्लूड होगा तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सप्लाई मानी जाएंगी। एग्जांपल क्या है, अ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेजिडेंट इन लिeu ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। एक आरडब्ल्यू क्या करती है कि जो भी उनके एरिया में रहते हैं उन सबका बिजली का बिल जमा करती है और उसके बदले उससे कुछ चार्ज लेती होगी, 10-50 रुपए जो भी कुछ। प्रोविजन of service by a club or association or society to its member is treated as supply as this is included in the definition of business। ये एक्टिविटी जो है बिजनेस के डेफिनेशन में आती है, तो इसलिए ये जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस, आप एक सर्विस दे रहे हो, उसको फैसिलिटेट कर रहे हो एक्टिविटी उनकी कि उनके बिजली का बिल जमा कर रहे हो, उसके बदले आप क्या ले रहे हो उनसे, एक नॉमिनल चार्ज व्हिच इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन, तो ये क्या माना जाएगा आपका सप्लाई। अगला, एडमिशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस। ये वर्ड भी हमने देखा था। एग्जांपल क्या है इसका, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क etc आर कंसीडर्ड एज सप्लाई एज दीज आर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर द कंसिडरेशन। ये भी नॉर्मल सी बात है, आप मूवी देखने जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर रहे हो कि आप एक सर्विस ले रहे हो और उसके एडमिशन के लिए आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी तो चल रही है, बिजनेस एक्टिविटी है। तो अगर इस टाइप की एक्टिविटी में आपसे कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है और आपको एक सर्विस दी जा रही है, आपको वहां एडमिशन दिया जा रहा है, चाहे वो सर्कस का हो चाहे सिनेमा हॉल का हो, तो वो क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस की डेफिनेशन में आता है और वो आपका सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अगला क्या है, बिजनेस इंक्लूडेड activities of a race club including by way of totalizer or a license to a bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club। इसमें एक टोटलाइजर वर्ड आया था जिसको मैंने मोटा मोटा आपको बताया था, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, रॉयल टर्फ रेस क्लब इज एंगेज इन फैसिलिटेटिंग द वेजरिंग बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स प्लेस थ्रू टोटलाइजर। क्या कह रहा है, ये बेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये क्लब हॉर्स रेस के ऊपर बेटिंग की जाती है और ये किसको यूज करते हैं, टोटलाइजर को यूज करते हैं। ठीक है सर, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग wagering activities, Royal Turf Race Club gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value। जो भी total bet value होती है उसमें से वो अपना कमीशन काट लेते हैं इस फैसिलिटी को देने के लिए। Said services amount to supply as the service as the activity of race club are included in the business। ऐसे समझ में आ रहा है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं है। टोटलाइजर को देखो नीचे फुटनोट में डिफाइन किया गया है, क्या कह रहा है टोटलाइजर के बारे में, इट इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट पूल्स द वेजर्स बेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्जेस एंड द स्टैट्यूटरी टैक्सेस। मतलब सबके पैसे को इकट्ठा करता है ऑफ द वेरियस पर्सन प्लेसिंग द बेट एंड आल्सो डिवाइड्स द टोटल वेजर अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनिंग पर्सन। मतलब जो जीत रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट होकर कुल कितना पैसा मिलेगा वो भी ये काम कर लेता है, और डिडक्शन जो करनी है चार्जेस की, कमीशन की, वो भी ये करके चलता है। मतलब कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है और कुछ खास नहीं। ठीक है सर, आगे देखो ये चिंतन में क्या सोच रहा है भाई साहब, ये पिक्चर क्या सोच रही है कि एक एक्सेप्शन है इस बात का। क्या एक्सेप्शन था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो
तो उस केस में आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखना होता है। इसका एग्जांपल देखो क्या है कि सपोज आपको घर बनवाना है और घर बनवाने के लिए आप आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेते हो किसी फॉरेन कंट्री से, तो आर्किटेक्ट की सर्विस लोगे किसी फॉरेन कंट्री से, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तो अपने पर्सनल घर बनाने के लिए ले रहा हूं, ये बिजनेस का पार्ट तो है नहीं, लेकिन क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो सप्लाई माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सर्विस कहां से ले रहे हो आप? बाहर से, इंडिया के बाहर से, मतलब सर्विस आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। इसका एग्जांपल भी मिलेगा हमें, आई गेस नेक्स्ट पेज पे है। In the subsequent paras, we have discussed the exemption to the two parameters of the supply, namely supply made for consideration, इसका exemption हम देख चुके, but not in the course or furtherance of business, and supply made without consideration। तो पहला ये था कि भैया सप्लाई में कंसिडरेशन तो है, लेकिन वो कोर्स और फर्दरेंस के लिए नहीं है, और दूसरा कौन सा था जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है। तो जो कंसिडरेशन नहीं था वो हम पीछे देख चुके कि कंसिडरेशन नहीं होता तो उसके लिए क्या एक्सेप्शन था, लेकिन इसके लिए इकलौता एक्सेप्शन था जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो क्या कह रहा है? The connotation of supply gets expanded significantly through the second part of section 7(1) का clause B, which brings within the ambit of supply the importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. This is the only exception to the condition of supply being made in course or furtherance of business। इस वाले पॉइंट का एक only exception है importation of सर्विस। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि रमैया एक प्रोप्राइटर है, रिसीव करते हैं आर्किटेक्ट की सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम अ आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में भाई साहब रहते हैं, उनसे उन्होंने सर्विस ली है एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b, though it is not in the course or furtherance of business। ये उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल क्या माना जाएगा? ये सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट थे हमारे, कंसिडरेशन वाला पॉइंट क्या कह रहा है और उसके क्या एक्सेप्शंस थे, और दूसरा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट क्या कह रहा है और उसके क्या एक्सेप्शंस थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है आपकी बिजनेस की, वो ध्यान रखना है। उसका सेक्शन क्या था? 2, सबसेक्शन क्या था? 17। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर कीवर्ड में क्या क्या चीजें आ रही है, हॉर्सेस वाला पॉइंट आ रहा है, क्लब वाला पॉइंट आ रहा है, तो वो सारे पॉइंट जो कीवर्ड में आपको पिक्चराइज किया गया है वो मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला पॉइंट आएगा हमारा कि वो एक्टिविटीज जहां पे कंसिडरेशन नहीं होती लेकिन स्टिल हम उसको क्या मानते हैं? सप्लाई। मतलब कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 1। तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इतना ही, चलो।